नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पे। आज हम लोग क्लास 12th के एक चैप्टर मैट्रिक्स को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जिसे हिंदी में हम इसको अवयव कहते हैं। ये मैट्रिक्स चैप्टर का जो ये पहला वीडियो है ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 कहने का मतलब कि इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है और प्रत्येक एक्सरसाइज का जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है मैं उस सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज हम लोग इस मैट्रिक्स को आज स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम यहाँ पे पार्ट 1 रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने एक चीज लिखा हुआ है, ये अवयव का परिभाषा है कि अवयव संख्याओं या फलों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। जरा गौर कीजिएगा परिभाषा पे, क्योंकि परिभाषा हम इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम ये तो पता हो जाए कि अवयव होता क्या है और इस अवयव का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ हैं। अगर गणित के क्षेत्र में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसको सॉल्व करने के लिए, या कौन सा ऐसा गणित का पार्ट है जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अवयव जैसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर परिभाषा को हम ध्यान से देखें, परिभाषा को अगर समझने का प्रयास करें तो शायद ये समझ में आ जाए कि मैट्रिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते कहाँ हैं। परिभाषा में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये परिभाषा किताब का ही परिभाषा है और इस परिभाषा के माध्यम से ही हम लोग अवयव को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अब यहाँ इसमें इस अवयव में हम लोग को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखनी है। यहाँ एक दे रहा है कि संख्याओं या फलन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दे रहा है संख्याओं या फलन, और एक यहाँ दे रहा है आयताकार। आयताकार मतलब होता है कि जो आयत नहीं होता है जिसमें 4 भुजा होती है, आमने सामने की भुजा जो बराबर होती है, और एक हो जाएगा क्रम विन्यास। विन्यास मतलब होता है उसको सजाना या उसको अरेंज करना, एक क्रम से अरेंज करना होता है, सजाना होता है। मतलब अवयव क्या करेगा, या तो संख्याओं को आयताकार फॉर्म में सजाएगा या किसी फलन को आयताकार फॉर्म में सजाएगा। ये जो सजाने का काम होता है ये हम अवयव के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अवयव का परिभाषा। इस परिभाषा को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन परिभाषा को समझाने से पहले एग्जाम्पल के द्वारा मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि इस अवयव का हम लोग इस्तेमाल करते कहाँ हैं। गणित के क्षेत्र में इस अवयव का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके कौन सी समस्याओं को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये चीज मैट्रिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि जो अवयव होता है ये अवयव रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। रैखिक समीकरणों के निकाय, रैखिक समीकरण के निकाय कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि ax + b = 0, ये एक रैखिक समीकरण है, इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यही रैखिक समीकरण अगर एक चर के बजाय अगर 2 चर में आ जाए, 2 चर के बजाय अगर 3 चर में आ जाए, 3 के बजाय 4 में आ जाए, 5 में आ जाए, 6 में आ जाए, अगर चरों का नंबर बढ़ता जाए तो हम ये भी जानते हैं कि जितने चर होंगे उतना ही इक्वेशन का नंबर भी होगा, तभी हम चर का मान निकाल सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन 2 चर के फॉर्म में है तो वहां इक्वेशन का नंबर भी 2 होना चाहिए, तब जाकर हम क्या करेंगे, उसमें जो भी चर राशि है उसका मान निकाल पाते हैं। अगर कोई इक्वेशन 3 चर के फॉर्म में है तो वहां इक्वेशन 3 होना चाहिए, 4 चर के फॉर्म में है तो वहां इक्वेशन 4 होना चाहिए, अगर 5 चर के फॉर्म में है तो वहां इक्वेशन 5 होना चाहिए। इसी तरह अगर चरों का नंबर बढ़ता जाए तो जितना चरों का नंबर होगा उतना ही इक्वेशन का नंबर भी होना चाहिए, तब जाके उसमें जो चर राशि होगा उसका मान हम लोग निकाल पाएंगे। अभी तक 10th लेवल तक जो भी हम लोग रैखिक समीकरण को बनाते गए हैं, चाहे वो 1 चर का हो या 2 चर का हो या 2 से 3 चर का हो, तो उसको हम डायरेक्ट विधि से उसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, जटिल होता है, लेकिन बना लेते हैं। लेकिन जरा अगर इस पे ध्यान दिया जाए कि अगर चरों का नंबर अगर काफी ज्यादा बड़ा हो, जैसे कि अगर चरों का नंबर 7 हो तो इक्वेशन भी 7 डालना पड़ेगा। अगर 7 इक्वेशन हुआ, सातों को अगर सातों जो चर राशि उसका अगर मान निकालना हो तो सोचिए कितना जटिल होगा।
दो से जब अधिक हम 3 में जाते हैं, 4 में जाते हैं तो इतना जटिल हो जाता है। तो क्या 7 8 होगा तो क्या जटिल नहीं होगा? बिल्कुल जटिल होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर चरों का नंबर ज्यादा हो, रैखिक समीकरण निकाय को हल करने में हम लोग अवयव का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अवयव काम क्या करता है कि रैखिक समीकरणों के जो निकाय होते हैं जिसमें चरों का नंबर काफी ज्यादा होता है, वैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अवयव का इस्तेमाल करते हैं। और अवयव वहां क्या करता है, तो उस क्वेश्चन को आसान बना देता है, एक आसान तरीका वहां पे एक दे देता है, एक प्रक्रिया, एक आसान प्रक्रिया को वहां पर निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग अब समझ गए हैं कि अवयव का परिभाषा यानी अवयव होता क्या है और अवयव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अवयव का इस्तेमाल केवल रैखिक समीकरणों के निकाय के सॉल्व करने में ही नहीं होता है, बल्कि इस गणित क्षेत्र के अलावा इसके और भी कई क्षेत्र हैं जहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम लोग को ज्यादा उतना कुछ देखना नहीं है, ना कुछ पढ़ना भी है। बस फिलहाल में इस चैप्टर में हम लोग को दो चीज ही जानना था, एक अवयव क्या होता है और उस अवयव की परिभाषा क्या होती है, और दूसरा कि उस अवयव का इस्तेमाल करके हम अधिक चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को कैसे हल करेंगे, ये चीज जानना था। तो ये जो था ये अवयव का कार्य थे, या अवयव का हम लोग इस्तेमाल करके ये इसका हम कार्य क्षेत्र देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो परिभाषा दिया हुआ है कि अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, मैं इस परिभाषा को समझा रहा हूं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। इस पे ध्यान दीजिएगा, विन्यास ये चीज ये क्या करेगा, संख्याओं या फलनों को एक आयताकार फॉर्म में विन्यास करेगा, उसको अरेंज करेगा, उसको सजाएगा। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे कि 3 लड़के हैं, एक है राजू, दूसरा है राम और तीसरा है रवि। ठीक है, और इन तीनों लड़कों के पास कुछ कलम है और कुछ पेन है, कुछ भी हो सकता है, पेनों का नंबर या पेंसिल का नंबर। यहाँ पेन और यहाँ दिखा दे रहा है पेंसिल, कुछ पेन है और कुछ पेंसिल है। सॉरी, इसके पहले मैं पेन ही बोल दिया दोनों में। ये 3 जो लड़के हैं, राजू राम रवि, इन तीनों के पास कुछ पेन है और कुछ पेंसिल है। मान के चलते हैं कि राजू के पास 5 पेन है और यहाँ 4 पेंसिल है, राम के पास 4 पेन है और 3 पेंसिल है, रवि के पास 2 पेन है और 1 भी पेंसिल नहीं है। तो अगर यहां हम देखें कि जो 3 लड़के हैं, राजू राम और रवि, इन तीनों के पास ये 2 प्रकार के वस्तु हैं, एक पेन और एक पेंसिल। इस पेन और पेंसिल को इन तीनों के साथ अगर सजाया जाए, उसको अरेंज किया जाए, तो क्या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। जो हम लोग के पास सूचना अवेलेबल था कि 3 लड़के हैं, तीनों के पास कुछ पेंसिल कुछ कलम है, उस सूचना को मैं इस तरह से दिखा दिया, इस तरह से मैं इसको अरेंज कर दिया। तो ये क्या है, ये टोटल क्या है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और इस नंबर का क्या किया गया, एक विन्यास तैयार किया गया, इसको एक अरेंज किया गया। अब जरा गौर से अगर देखें तो अगर मैं इसको ऐसे अगर ब्रैकेट से क्लोज कर दूं यहां ऐसे, तो ये थोड़ा सा अगर ऐसे मिला के अगर समझा जाए ये, तो ये कैसा बन रहा है, ये चतुर्भुजाकार यानी ये आयताकार का फॉर्म का बन रहा है। तो परिभाषा में तो कह तो रहा है कि संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है। तो इसके माध्यम से हम लोग ये परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं। इसी सूचना को अगर हम चाहें तो किसी दूसरे ढंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे ढंग का मतलब हम यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं, एक मान लेते हैं कि यहाँ पेंसिल लिख लेते हैं, पेन लिख लेते हैं और यहाँ ये पेंसिल को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ नाम लिख देते हैं, ये तो पहला है राजू, दूसरा है ये राम और तीसरा है ये रवि। ठीक है, अब हम पेन की बात करते हैं तीनों के लिए, तो तीनों के पास पेन कितना है, राजू के पास 5, राम के पास 4, रवि के पास 2, तो ये 5, ये 4, ये 2। ठीक है, उसके बाद पेंसिल की बात करते हैं, 4 3 0, ये कर लेते हैं 4 3 0। अब दोनों ही चीजों में
यहाँ पर भी जो सूचना दिया हुआ था उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर भी जो सूचना दिया हुआ इसको भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दोनों में फर्क कहाँ है? अगर दोनों में कोई पूछे कि फर्क कहाँ है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी जो सूचना था उसको ही रिप्रेजेंट किया, और ये जो सूचना था उसको भी ये रिप्रेजेंट किया। फर्क ये हुआ कि इन दोनों की जो कोटि है वो कोटि चेंज हो गया। कोटि क्या होता है, अभी ये खत्म होगा, इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे कि जो मैट्रिक्स की कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये जानेंगे कि कोटि सही मायने में होता क्या है। लेकिन दोनों का काम ये रिप्रेजेंट करना ही हुआ। जो हम लोग सूचना दिया हुआ था उस सूचना को हमने क्या किया, एक रिप्रेजेंट कर दिया। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एक आयताकार फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इसलिए यह अवयव को कहा गया कि अवयव संख्याओं या फलों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये क्या हुआ, ऐसे अगर समझ लें तो एक आयताकार फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, तो ये जो हो जाएगा, ये अवयव को परिभाषा के समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि अवयव को हम लोग दर्शाते कैसे हैं। मैंने तो अभी क्या किया था कि कोई सूचना दिया था, उस सूचना को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या कैसे उसको रिप्रेजेंट मैंने अभी किया था, ये मैं दिखाया। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो अवयव होता है, इस अवयव को हम लोग कैसे दिखाते हैं, कैसे इसको दर्शाते हैं। तो याद रखना है कि अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 लेटर है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे नोटेशन यूज होते हैं, उनमें से किसी भी अक्षर का हम लोग इस्तेमाल करके एक अवयव को हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हम बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अल्फा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गामा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जितने भी नोटेशन हम लोग जानते हैं या गणित में पढ़ते हैं, उस सब का हम लोग इस्तेमाल किसी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम मान ले एक एग्जांपल में कि एक मैट्रिक्स है ए, तो मैट्रिक्स को हम ये दोनों ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट होता है, दोनों को जब एक दूसरे के अपोजिट साइड में इसको अगर ऐसे कर देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, तो ये अवयव को डिनोट करता है, ये अवयव होगा। और ये अभी अवयव नहीं, ये तो केवल इसका पहचान है। जब इसमें कुछ एलिमेंट सेट हो जाएंगे तब ये अवयव बन जाएगा। अब एलिमेंट को हम दूसरा एक नाम भी प्रविष्टियां भी कहते हैं, प्रविष्टि भी कहते हैं, या तो हम उसको अवयव कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, या किताब में एक प्रविष्टि नाम भी दिया है कि जो भी मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को हम हिंदी में अवयव या उसको हम प्रविष्टि भी कर सकते हैं। तो एक मैं एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ कि मान लेते हैं कि एक मैंने मैट्रिक्स बनाया ए, जो कुछ इस प्रकार है 2 3 5 1 3 0। मैंने क्या बोला अभी कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ये दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट होगा और इसके अंदर कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, 2 3 5 1 3 0। तो ये रहा मैट्रिक्स, और ये इसके अंदर जितने भी ये नंबर सब दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर क्या हुए हैं, तो सारे ये नंबर एक क्रम विन्यास नंबरों का जो एक आयताकार फॉर्म में इसको अरेंज किया गया है। ठीक है, जो परिभाषा में अभी मिला हुआ था। इसके बाद अभी मैंने बताया था कि जो कोटि होती है, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कोटि होता है, ठीक है, जो कोटि होता है, ये कोटि किसी अवयव में उपस्थित जो रो का नंबर होगा और जो कॉलम का नंबर होगा, मतलब जो क्षैतिज कतारें होती हैं या जो उदग्र कतारें होती हैं, इन दोनों का विन्यास से या उन दोनों के निर्माण से ही किसी अवयव का कोटि का निर्माण होता है। जैसे कि यहां एक अवयव ले रहे हैं 3 5 2 1 3 5 3 2, इसको मिटा दे रहे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अवयव बना लिया, एक मैट्रिक्स का निर्माण कर लिया। अब यहां अगर देखें तो अगर कोई इसमें पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं,
और कितने कॉलम है, तो हम लोग रो और कॉलम की पहचान कैसे करेंगे? रो का मतलब होता है क्षैतिज कतार, क्षैतिज मतलब ऐसे ऐसे ये लाइन, ठीक है। और स्तंभ जो होता है कॉलम, ये ऐसे खड़ी लाइन होता है। तो देखा जाए तो एक ये लाइन बन रहा है कतार, एक ये लाइन बन रहा है कतार, मतलब यहाँ दो खड़ी लाइन है, दो खड़ी लाइन मतलब यहाँ दो कॉलम है या दो स्तंभ है। अगर ऐसे देखा जाए एक ये और एक ये, तो यहाँ तीन क्षैतिज लाइन है, इसका मतलब यहाँ तीन रो है। तो ये जो होगा ये रो होगा, एक ये रो होगा। अगर ऐसे देखें तब ये रो होगा, तो इसको दिखा देंगे पहला रो है तो इसको R1, रो को R, ये R2 दूसरा रो, और ये हो जाएगा R3 तीसरा रो, ठीक है। ये तो इस मैट्रिक्स ए का ये तीन रो हो गया। अब कॉलम तो ये खड़ी लाइन हो जाएगा, ये कॉलम है और ये कॉलम है, तो ये कॉलम कौन? सी से, C1 और ये C2। C1 C2 का मतलब हुआ कि C1 मतलब पहला रो, C2 मतलब सॉरी, C1 का मतलब पहला कॉलम और C1 का मतलब और C2 का मतलब दूसरा कॉलम। यहाँ R1 का मतलब है कि पहला रो, R2 का मतलब है दूसरा रो और R3 का मतलब है तीसरा रो, ये हो जाएगा। इसको चाहे तो हम एक संक्षिप्त रूप से भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं ए, इसमें 3 2 4 5 3 5 0 1, एक कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स है। अब कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो हम क्या बताएंगे? अगर कोई पूछे कि रो, तो रो का नंबर, यहाँ रो का नंबर कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, 2 हो जाएगा। जबकि यहाँ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। मैंने अभी बताया कि जो क्षैतिज होता है उसको रो का नाम देते हैं, और जो उदग्र लाइन्स होती है, जो खड़ी लाइन होती है, उसको हम स्तंभ का नाम देते हैं, कॉलम्स का नाम देते हैं। तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है? तो कहेंगे इस मैट्रिक्स की कोटि है 2 गुणे 4 प्रकार की इसकी कोटि है। मतलब 2 गुणे 4 कोटि का ये ए जो है एक मैट्रिक्स है। 2 गुणे 4 कोटि या 2 गुणे 4 मैट्रिक्स भी इसका हम नाम दे सकते हैं। एक बात हम लोग को इसमें ये याद रखनी है कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का जब हम कोटि को दिखाते हैं तो सबसे पहला जो संख्या आता है ये हमेशा क्षैतिज कतार को डिनोट करता है, मतलब ये रो को डिनोट करता है। ये हमेशा रो का नंबर होगा और ये कॉलम का नंबर होगा। हमेशा पहले वाला जो नंबर होगा वो रो को डिनोट करेगा और दूसरा कॉलम को डिनोट करेगा। जैसे अगर कोई पूछे कि 5 गुणे 3 कोटि का एक अवयव है, 5 गुणे 3, तो 5 गुणे 3 कहने का मतलब है कि जो अवयव तैयार होगा उसमें 5 रो होंगे और 3 कॉलम होगा। अगर इस 5 गुणे 3 कोटि का अगर अवयव को बनाया जाए तो यहां बना रहा है। अब ध्यान दीजिए 5 रो होना चाहिए, 5 रो का मतलब ऐसे लाइन ये 5 होना चाहिए, और ये 3 मतलब खड़ी लाइन 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 खड़ी लाइन 3, तो 3 से डिनोट करेंगे 1 2 3। जरूरी नहीं है 1 2 3 लगेगा, कुछ भी ले सकते हैं। ये 5 होना चाहिए, 0 1 -1 2 cos x e⁻x। हम ऐसे करके बहुत सारा चीज बना सकते हैं। देखिए 1 2 3, अभी 3 हुआ है, हमको चाहिए कितना? 5 -1 0 -3 5 0, ये 10। ये क्या हुआ? ये एक मैट्रिक्स जो बना, ये जो मैट्रिक्स है इसका कोटि कितना है? तो 5 × 3। इस प्रकार का ये मैट्रिक्स बन गया, 5 गुणे 3 के फॉर्म का ये मैट्रिक्स बना। 5 गुणे 3 मैंने बताया अभी कि 5 का मतलब ये रो को डिनोट करेगा और 3 ये कॉलम को डिनोट करेगा। तो 5 रो होना चाहिए, तो 1 रो 2 रो 3 4 5, ये 5 हो गया। कॉलम 3, कॉलम मतलब 1 2 3, ये कॉलम हो गया। तो हम कहेंगे कि जो एक्स मैट्रिक्स है इसकी कोटि का प्रकार क्या है? तो 5 गुणे 3। अब सवाल में कुछ इस तरह से देगा तो उसकी कोटि को पूछेगा। यही अगर हटा दे, अगर इस सवाल में दे दे, पूछ दे कि ये
कौन से प्रकार की कोटि का ये अवयव है, तो हम कहेंगे ना कि 1 2 3 4 5, 5 रो है और 3 कॉलम है, तो कहेंगे कि 5 गुणे 3 प्रकार की कोटि का ये अवयव है। और सवाल उल्टा भी कर सकता है कि ये डायरेक्ट दे दे 5 गुणे 3, तो कहेगा कि एक ऐसा अवयव बनाए जो 5 गुणे 3 कोटि का हो, तो हम लोगों को कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो ये इसको ये ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, कोटि क्या होता है। अब किताब में कोटि को डायरेक्ट ऐसे बताया हुआ है, जैसे सही मायने में अब देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि कोटि का निर्माण हुआ कैसे, कि जो भी इसमें एलिमेंट आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है 2 4 3 5 1 0, ये एक मैट्रिक्स मिला जो 2 गुणे 3 कोटि का मैट्रिक्स है। 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 2 गुणे 3 का मिला। अगर पूछ दे कि इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है, एलिमेंटों की संख्या कितनी है, तो सीधा सा हम क्या करेंगे कि जितना रो है और जितना कॉलम है, इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें और गुणा करने पर जो हम लोग को यहाँ आंसर प्राप्त होगा वही इसके अवयव का नंबर होगा। यानी 2 रो 3 कॉलम अगर गुणा करें तो 6 आएगा। इसका मतलब कि इसमें 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 5 6, कैसे भी गिने 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अगर एलिमेंटों का नंबर पूछे तो उसमें हम लोग को सिंपल से क्या करना है कि जो रो का नंबर है और जो कॉलम का नंबर है उन दोनों को गुणा कर देना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका एलिमेंटों का नंबर या प्रविष्टियों का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग इसमें तो हम लोग ये एलिमेंटों का नंबर निकालना सीख गए। फिर अगर इसी मैट्रिक्स के उदाहरण में अगर ये पूछ दे कि ये 2 जो है, ये 2 किस स्थान पे अवेलेबल है, ये 4 कहाँ है, ये 4 का स्थान है क्या, 1 का स्थान कहाँ है, 3 का स्थान कहाँ है, 5 का स्थान कहाँ है, 0 का स्थान कहाँ है, या और भी बहुत सारे जो मैट्रिक्स बनेंगे, इस सब का स्थान कैसे निर्धारित करेंगे कि ये यहाँ रहेगा तो ये यहाँ रहेगा। तो इसका जो दूसरा एक फॉर्म होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसके माध्यम से या जिसके फॉर्म पे ही बाकी सारे मैट्रिक्स निर्माण किए जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। जैसे उसको मान लेते हैं कि y एक मैट्रिक्स है, तो पहला होता है A11 मतलब A11, दूसरा होता है A12, तीसरा होगा A13, ये ऐसे करके डॉट डॉट पूरा ऐसे जाता है, बहुत सारे बनेंगे। दूसरा क्या होगा 21 22 23, ये डॉट डॉट, फिर ये A31 A32 A33, ये डॉट डॉट, तो इधर भी तो ये डॉट डॉट होगा, इधर भी तो ये 11 21 31 41 51 61 ऐसे करके जाएगा, और इधर भी क्या होगा, ये ऐसे करके जाएगा। तो ये जो रहा ये मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिससे ये निर्माण होता है। अब ये 2 की अगर बात की जाए, 2 का अगर पोजीशन की बात की जाए, तो 2 किस पोजीशन पे है, तो A2 A11 पोजीशन पे है। अब देखिए ये ए तो सब एक नोटेशन है, एक जगह पर कुछ और भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि ये 11 12 13 ये सब क्या है, ये डॉट डॉट क्या है। देखिए 11 का मतलब हुआ ना कि 11 का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है इसका जो पोजीशन है, ये पोजीशन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। मतलब रो का नंबर भी 1 और कॉलम का नंबर भी 1। मतलब अब ये भी इसके पहले सीखे हैं कि अगर इसको देखा जाए तो ये 2 रो है और इसमें 3 कॉलम है, तो पहले हम लोग रो को दिखाते हैं फिर बाद में कॉलम को दिखाते हैं। तो इसमें अगर 2 नंबर की अगर यहाँ पे बात की जाए 1 1, तो देखिए ये 1 जो है ये रो को दिखा रहा है, और ये जो 1 है ये कॉलम को दिखा रहा है। फिर इसमें ये रो को दिखा रहा है, ये कॉलम को दिखा रहा है, फिर इसमें ये रो को दिखा रहा है, ये कॉलम को दिखा रहा है। वैसे डॉट डॉट करके आगे भी बहुत सारा हो सकता है। फिर ये दूसरा रो मतलब ये पहला पंक्ति था, ये दूसरा पंक्ति हो गया। ये दूसरा रो है जबकि पहला कॉलम है, देखिए ये पहला कॉलम को दिखा रहा है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है। अगर हम यहाँ बात की जाए देखा जाए तो ये देखिए ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम, मतलब रो भी दूसरा और कॉलम भी दूसरा।
ये 2 3 का मतलब 2 जो है ये रो को दिखा रहा है ये, और 3 ये कॉलम 1 2 3 ऐसे करके। तो अगर मैं पूछूं कि 5 का पोजीशन क्या है, तो 5 हम देखेंगे ना कि 5 किस रो में है और किस कॉलम में है। याद क्या रखना है कि हमेशा पहले रो को लेना है। तो ये 5 का पोजीशन कहाँ है, तो 5 दूसरे रो में है। दूसरा रो मतलब A2, और कॉलम कौन सा है, तो कॉलम भी दूसरा है तो A2, मतलब कि A22 मतलब A22 का जगह ही ये 5 का जगह है। तो ये तो मैं एक डायरेक्ट निर्माण कर दिया था, लेकिन जब हम मैट्रिक्स को बनाते हैं चाहे किसी भी कोटि का क्यों ना हो, उसको बनाने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो बनाने का एक तरीका होता है, उसका एक जो फॉर्मूला होता है, कुछ इस तरह से ये मिलता है। और ये जो नंबर सारा है A11 A12 A3 या A21 A22 या A23, ये सारा ये उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो उसमें एलिमेंट शामिल होगा, उसकी जगह को ये डिनोट करता है। तो इतना सारा समझ में आ गया कि 1 2 का मतलब क्या है, 2 3 का मतलब क्या है, A33 का मतलब क्या है। अगर मैं एक यहाँ सवाल करूं कि एक एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में जिसका स्थान A53 है, A53, तो इसको हम क्या समझेंगे और वो जो एलिमेंट होगा वो कहाँ होगा। तो हम लोग को सबसे पहले मैंने अभी बताया कि हम लोग को बस देखना क्या है कि ये वाला नंबर पहले देखना है 5। ये पहला जो नंबर है ये रो को डिनोट करता है, और ये जो दूसरा नंबर है ये कॉलम को डिनोट करता है। मतलब कि जो भी नंबर जो भी एलिमेंट अगर इस पोजीशन पे है, इसका मतलब उसका स्थान उस मैट्रिक्स में 5वीं रो और तीसरे कॉलम में होगा। समझ में आया? 5वीं रो और तीसरे कॉलम में होगा, तब जाके उस एलिमेंट का हम स्थान निर्धारण कर पाएंगे। तो ये तो रहा स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। मैंने इसके पहले कोटि बता दिया। कोटि क्या होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए जो उसमें एलिमेंट सेट किए जाते हैं, एलिमेंट्स उसमें डाले जाते हैं, वो एलिमेंटों का स्थान कहाँ कहाँ होता है और उसमें कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। जितने रो और जितने कॉलम होंगे उन दोनों को अगर गुणा कर दे तो उस मैट्रिक्स का, उस अवयव का कोटि तैयार हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसको अगर संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास किया जाए, जैसे मैंने अभी बताया कि एक मैट्रिक्स था X और इसको रिप्रेजेंट किया गया A11 A12 A13 ये डॉट, A21 A22 A23 ये डॉट डॉट, नीचे भी ये डॉट डॉट हो सकता है, इधर भी डॉट डॉट हो सकता है, ये बहुत सारे ये ऐसे करके बन सकता है। जितना जितना कोटि का अवयव चाहिए उतने कोटि का अवयव हम लोग निर्माण कर सकते हैं। मैंने ये चीज इसलिए बताया कि किसी अवयव में जो एलिमेंट उपस्थित होता है उस एलिमेंट का स्थान कैसे निर्धारित होता है, ये चीज के लिए मैं ये बताया। ठीक है। अब अगर ये मान लेते हैं कि ये जो अवयव ये जो बना हुआ है इसमें m रो है, मतलब रो का नंबर m रो है। ठीक है। और इसमें जो कॉलम है उस कॉलम का नंबर n है। तो इसमें अगर टोटल नंबर की बात की जाए, टोटल अगर प्रविष्टि हो या एलिमेंट की बात की जाए, तो हम कहेंगे कि अवयव x में टोटल एलिमेंटों का नंबर हो जाएगा m गुणे n। यानी ये क्या करेगा, तो m गुणे n, ये क्या होगा, ये तो कोटि था और कोटि में मैंने गुणा करके ये नंबर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, तो ये एलिमेंट्स को दिखाएगा। ठीक है। ये टोटल एलिमेंट्स को दिखाएगा। तो यहां तो हम लोग ये सीख लिए। अब इसी चीज को, ये तो बहुत बड़ा वाला फॉर्म हो गया, अगर इसको अगर हम छोटे फॉर्म में अगर दिखाने का प्रयास करें तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे, अगर इसको हम x के बजाय अगर हम a मान के चले तो a बराबर a i j। ठीक है। और ये जो ब्रैकेट होता है ये तो मैट्रिक्स के लिए होता है, और यहाँ m गुणे n, ये कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज होगा कि m का मान क्या हो सकता है, m का मान क्या हो सकता है। तो यहाँ m का मान 1 से बड़ा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर, सॉरी i का मान, एक तो ये पंक्तियों का नंबर हो जाएगा, ये जो जगह है इसका हम लोग को देखना है। तो i का मान 1 से बड़ा या बराबर और m के बराबर या m से छोटा हो सकता है। ठीक है। इसी को मैं
एक छोटे फॉर्म में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ये संक्षिप्त रूप है कि ए देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। एम गुणे एन क्या है, एम पंक्तियों का नंबर, एन क्या है स्तंभों का नंबर, ठीक है। आई क्या है, तो ये आई बता रहा है 1 1 1 1 2 2 2 2 मतलब 1 2 3, मतलब आई का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। वैसे ही जे का मान भी 1 2 3 4 ऐसे करके ये हो सकता है। लेकिन इसका मान कहां से कहां तक हो सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पर ये बताया कि आई का जो मान है ये 1 से बड़ा और 1 से बराबर, 1 से छोटा नहीं होगा। अब 1 से छोटा कभी ऐसे, अब 1 से छोटा अगर हम यहाँ 0 कर देते, 0 का मतलब है कि रो कभी 0 होगा। जब रो 0 होगा या कॉलम 0 होगा तो हम ये कर सकते हैं कि वहां पर मैट्रिक्स का निर्माण होगा ही नहीं। इसका मतलब कि कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसमें रो एक भी ना हो, मतलब रो की संख्या 0 हो या कॉलम की संख्या 0 हो या दोनों की संख्या 0 हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है जब हम लोग मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। इसीलिए ये जो आई का मान है ये हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है, और जबकि m से, चूंकि m फाइनल नंबर होता है, लास्ट नंबर होता है रो का, इसलिए m से छोटा हो गया उसके बराबर होगा। ठीक इसी तरह ये जो रो है m, इसके लिए ये रिप्रेजेंट करना है j, तो इसका मान भी 1 से बड़ा या बराबर होगा, जबकि n से छोटा या बराबर होगा। इसी चीज को एक दूसरा फॉर्म हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो ये अवयव का पार्ट 1 का वीडियो था, इसमें हम लोगों ने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, बस हम लोग ये सीखा है कि अवयव का परिभाषा क्या होता है, अवयव कहते किसे हैं, अवयव का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कि जो अवयव की कोटि है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये कितने कितने प्रकार के हम मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं और ये निर्माण कैसे होता है, ये हम लोगों ने सीखा। साथ में जो मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कुछ इस तरह से, इसको निकालना हम लोग सीख गए। और उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं, जो किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं, उनका स्थान हम कैसे निर्धारित करते हैं, ये भी हम लोग सीख गए। और साथ में ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म को एक छोटे फॉर्म में जो कैसे लिखा जाता है, इसको भी हम लोग इतना सीख गए हैं। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 होगा अवयव का, जिसमें हम लोग अवयव के जितने भी टाइप हैं, जितने भी प्रकार हैं, उस सबको अच्छे तरीका से उदाहरण के साथ बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारा वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो में जो भी कुछ बताया गया होगा ये सारा समझ में आया होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो खासकर अवयव के लिए बनाया गया है और इसके बहुत सारे पार्ट अभी आगे आने वाले हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप लोग शेयर कीजिए ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।